नमस्कार। आज हम आलोचना पर ये वीडियो बना रहे हैं। लगभग द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम का ये अंतिम टॉपिक है जिसे आज हम देखेंगे। आलोचना, हमारे पढ़ाई में आलोचना का स्वरूप, आलोचक के गुण और आलोचना की आवश्यकताएं जो है वो क्या है, वही हमें देखना है। सबसे पहले हम ये समझ लें कि आलोचना होती क्या है। आलोचना जो है, साहित्य के क्षेत्र में जो भी ग्रंथ है उस ग्रंथ को पढ़कर उसके गुण और दोष यह बताते हुए अपना स्वयं का मत प्रकट करना, इसे कहते हैं आलोचना। दूसरे शब्दों में अगर कहे, साहित्यिक शब्दों में, तो सत्यम शिवम सुंदरम का समुचित अन्वेषण, पृथक्करण, अभिव्यंजना ही आलोचना है। मतलब किसी भी पुस्तक को, ग्रंथ को अगर आपने पढ़ना शुरू किया तो उस ग्रंथ में आए हुए शब्द, वहाँ की नए नए मुहावरे होंगे, वाक्य प्रचार होंगे, वहाँ की कथा होगी, उनके विचार होंगे, उन सारी चीज़ों को क्या करता है आलोचक, पढ़ता है। पढ़ने के बाद उनका विश्लेषण करता है कि इसमें ये गुण अच्छे हैं, मतलब इस उपन्यास में, इस कहानी में या इस कविता में ये गुण बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनमें ये दोष भी है, ये भी वो बताता है। और साथ में वह अपना मत देते हुए कहता है कि ये उत्तम कहानी है या उत्तम कविता है या उत्तम उपन्यास है, का नाटक है, निबंध है, वगैरह वगैरह। और फिर वो पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए तो वो कैसे हमारी बुद्धि के लिए, ज्ञान के लिए ज्ञानवर्धक होगा, वो सारी बातें जो है आलोचक लिखता है। इसीलिए एक सत्सद विवेक बुद्धि से उसका जो विश्लेषण है वो किया जाता है। तो आलोचना जो है, क्या आलोचना कोई भी कर लेता है? हमारे यहाँ देहात में हम आलोचना का मराठी में अर्थ लेते हैं टीका। टीका का अर्थ लेता है बस दोषों का वर्णन करना। लेकिन आलोचना ऐसा नहीं होता। गुणों के साथ दोषों का वो चित्रण करता है। सिर्फ गुणों का भी चित्रण नहीं करता और केवल दोषों का भी चित्रण नहीं करता, अपितु दोनों का सत्सद विवेक बुद्धिपूर्ण विस्तृत ज्ञान के आधार पर उसका विवेचना वो करता है। तो फिर ये जो आलोचक है, इसकी क्या क्या आवश्यकता है? मतलब अच्छा आलोचक जो है वो बनने के लिए क्या क्या आवश्यकता है, या वो जो पुस्तक की वो आलोचना कर रहा है उसकी क्या क्या आवश्यकता है? सबसे पहला कि आलोचना जो है वो क्यों लिखी जाती है, उसका सबसे पहला कारण है पाठकों के मन में जिज्ञासा निर्माण करना। देखिए, लाखों करोड़ों पुस्तकें हमारे सामने हैं, उसमें से कौन सी पढ़नी चाहिए, कौन सी नहीं पढ़नी चाहिए, कौन सी हमें कितना ज्ञानवर्धक है, ये पढ़ने के बाद ही पता चलेगा हमें। लेकिन आलोचक क्या करता है? आलोचक पहले ही हमें बता देता है कि ये जो है, इसमें ये अच्छा है, ये बुरा है, और मेरा मत ये है कि इसको पढ़ना चाहिए, ये बहुत अच्छी है। समझ गए? तो सबसे पहला कि पाठक के हृदय में जिज्ञासा निर्माण करे कि भाई ये पढ़ना चाहिए। फिर दूसरा है कि अच्छा साहित्य ही पढ़ा जाए, इसका प्रयास जो है वो आलोचक करता है। तीसरा है पाठकों को रसपान के लिए सहायता करता है। अब हर पाठक इतना विस्तृत ज्ञान और बुद्धिमान नहीं होता कि पढ़ने के बाद उसको वो पूरी तरह से समझ जाए, उसका पूरा रसपान उसे हो जाए, वह संभव नहीं होता। इसलिए आलोचक क्या करता है? आलोचक उसकी सहायता करता है। आलोचक उसको बताता है कि देखो यहाँ पे ये वीरता है, यहाँ पे शूरता है, यहाँ पे प्रेम है, यहाँ पे वात्सल्य है। वो सारी चीज़ों को वो सामने, पाठकों के सामने रखता है। और पाठक क्या करता है फिर? उसका जो रसापान है, वो रसापान करने में पाठक को बहुत बड़ी सहायता मिलती है। फिर है पाठकों के रुचि में बदलाव, साहित्य गति निर्धारण में उपयोगिता आलोचना की है। अब पाठक के मन में जो रुचि में जो बदलाव आते जाते हैं, वो पाठक के मन में उठने वाले उन भावों को आलोचक भांपता है। आलोचक जानता है कि अब किस तरह का ट्रेंड चल रहा है। प्रेम साहित्य का चल रहा है, वीर साहित्य का चल रहा है, भक्ति साहित्य का चल रहा है,
श्रृंगारिक चल रहा है, हास्य का चल रहा है, क्या चल रहा है? जैसे हमारे फिल्मों में, सिनेमा में आपने देखा होगा, जिस तरह का ट्रेंड होता है उसी तरह की फिल्में बनते हैं। फिर फिल्मों में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं किया जाता। साहित्य भी ऐसा ही है कि जिस तरह का ट्रेंड चल रहा है, जैसे आजकल हिंदी साहित्य में विमर्शों का ट्रेंड चल रहा है। आदिवासी विमर्श, स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, किन्नर विमर्श, वृद्ध विमर्श जो अभी अभी उस पर भी काफ़ी काम होने लगा है। किसान विमर्श जो है वो भी अब आने लगा है। बाल विमर्श जो है वो उस पर भी अब चर्चा होने लग गई है। तो इस तरह से नई नई चीज़ें जो है, आलोचक जो है लोगों की रुचि में बदलाव लाना चाहते हो। कहते हैं अरे हाँ, आपने नारी विमर्श पढ़ा ना, अब देखो किन्नर पढ़िए। ये किन्नर विमर्श एक अलग है, अलग विधा है, इस लेखक ने इस तरह से लिखा है। तो हमें क्या करता है, उसकी ओर आकर्षित करता है, हमारी रुचि में बदलाव करने का, और साहित्य में जो परिवर्तन हो रहा है उसमें स्थिरता लाने का प्रयास जो है वो आलोचक करता है। फिर है अगला, कवि लेखक की विस्तृत व्याख्या और मत जो है वह आलोचक व्यक्त करता है। अब उदाहरण के लिए समझ लो कि हरिवंश राय बच्चन, उनके विषय में हमें अधिक जानकारी नहीं है, तो आलोचक क्या करेगा, हरिवंश राय बच्चन जो है वो कहाँ जन्मे, उन्होंने क्या क्या साहित्य लिखा, उनके कैसे विचार थे, उनका सामाजिक स्थान क्या था, उनका राजकीय स्थान क्या था, उनका साहित्यिक स्थान क्या है, उनके साहित्य में किस किस प्रकार से हलावाद आया है, और हलावाद की कविता उन्होंने क्यों लिखी, उनके पीछे उनकी क्या धारणा थी। जीवन भर में उन्होंने कभी भी एक बूंद शराब नहीं पी, लेकिन शराब पर उनका सारा का सारा हलावादी काव्य उन्होंने लिखा। वो क्यों लिखा, कैसे लिखा, ये सारी जो घटनाएं हैं पुस्तक पढ़ने के बाद आपको समझ में नहीं आएगी। आलोचक क्या करता है, उस कवि और उस लेखक के विषय में विस्तृत जानकारी हमें देता है, उसका मत देता है, जिसके कारण हम उस लेखक या कवि को समझने में हमें सहायता आती है। और जब तक हम लेखक और कवि को ठीक से समझ नहीं पाते तो उनकी रचनाओं को समझना कठिन होता है, दुरूह होता है। इसीलिए आलोचक की बहुत बड़ी भूमिका समाज में होती है। फिर अगली जो उसकी आवश्यकता है वह है रचना का महत्व प्रतिपादित करना। जैसे रामचरितमानस पर कई आलोचनाएं लिखी गई, पद्मावत पर कई आलोचनाएं लिखी गई है ना, प्रेमचंद जी पर कई आलोचनाएं लिखी गई, महादेव वर्मा पर लिखी गई, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना पर लिखी गई, विष्णु प्रभाकर जी पर लिखी गई, कितने कितने अनगिनत साहित्यकारों पर इस तरह की आलोचनाएं लिखी गई। जो आलोचना लिखते हुए वो बताते हैं, क्योंकि समाज में जब साहित्य निर्माण शुरू होता है तो एक समय में लाखों लेखक या लाखों कवि उस साहित्य को लिखते रहते हैं, लेकिन उनमें से कुछ विशेष कवि जो है, आलोचक उनको बराबर भांपता है और उनके विषय में हमें जानकारी देता है। कोई नया लेखक आता है तो उसके विषय में हमें जानकारी देता है, कि जिस कारण हमारे जैसे विचार है या हमें जिस तरह का साहित्य पसंद है, उस तरह के लेखक के विषय में अगर हमें मालूमात आलोचक के द्वारा पड़ती है तो हम केवल उसी प्रकार का साहित्य पढ़ते हैं। इसलिए आलोचकों का जो स्थान है यह बहुत बड़ा स्थान इसमें माना जाता है। फिर और एक उसकी आवश्यकता है कि रचना की श्रेष्ठता का निर्णय आलोचना ही करती है। कोई रचना श्रेष्ठ है कि कनिष्ठ है, यह कैसे तय होगा और कौन तय करेगा इसे? हो सकता है कि कोई एक रचना किसी ने मैंने पढ़ी समझो, और मुझे लगी कि ये बहुत अच्छी रचना है, लेकिन हो सकता है वो आपने पढ़ी तो आपको वो बहुत अच्छी नहीं लगती, आप कहते हैं कि एक सामान्य रचना है। तो मैं कहूँगा अच्छी रचना है, आप कहेंगे सामान्य रचना है, तीसरा व्यक्ति कहेगा कि कोई नहीं, इस रचना में कुछ नहीं है। तो हमारे जो मत है वो पाठकों के मत है, लेकिन साहित्यकार जो है ये आलोचक के दृष्टि से अपना मत, आलोचक के मत को बहुत मूल्य होता है, क्योंकि आलोचक ही बताता है कि वह रचना कौन से स्तर की है, उसका श्रेष्ठत्व है या नहीं, वो कितनी श्रेष्ठ है या कितनी अच्छी है या कितनी बुरी है, या उसमें किस तरह से बुराइयां हैं या उसमें किस तरह की अच्छाइयां हैं, यह बताने का काम आलोचक करता है। इसीलिए आलोचना की ये आवश्यकताएं हैं। इन आवश्यकताओं के द्वारा ही किसी भी ग्रंथ की आलोचना जो है, समीक्षा जो है वो की जाती है। ठीक है। अब अगला जो है महत्वपूर्ण, ये आलोचक है कौन? आलोचना को जो लिखता है
या किसी भी ग्रंथ की जो आलोचना करता है या किसी भी ग्रंथ के अच्छे और बुरे होने का एक तरह से प्रमाण पत्र जो जारी करता है, उसे हम आलोचक कहते हैं। जो आलोचना करता है उसे आलोचक कहते हैं। समझ गए? अब ये जो आलोचक है, ये कौन लोग हैं, इनमें ऐसी क्या विशेषता होती है, वो हमें समझना बहुत आवश्यक है। तो उसे ही हमारे काव्यशास्त्र में आलोचक के गुण कहा जाता है। आलोचक जो है, उनके क्या क्या गुण होने चाहिए उसमें सबसे पहला गुण है सहृदयता। जो आलोचक है वह सहृदय होना चाहिए, उसमें कोई विद्वेष की भावना नहीं होनी चाहिए। वह सहज ही जिस कहानी को, उपन्यास को, नाटक को, कविता को या किसी भी विधा को जब वो पढ़ रहा है तो उसे सहृदय समझकर उसे पढ़े। जब वो सहृदयता से उसको पढ़ेगा तो उस कहानी को, उस एकांकी को, उस नाटक को, उपन्यास का वो जो आलोचना है वो बहुत अच्छी तरह से वह कर पाएगा। इसलिए सबसे पहला जो गुण है वह है आलोचक का सहृदय होना बहुत आवश्यक है। फिर दूसरा है निष्पक्षता। आलोचक यह एक तरह से जज होता है, न्यायाधीश है। वह जब साहित्य उसके सामने आता है तो उस साहित्य के विषय में उसे न्याय देना होता है। इसीलिए आलोचक का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है निष्पक्ष उसका होना। अपनी जात, धर्म, राष्ट्र, इनके आधार पर वह तटस्थ होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए। अपने जाति के या अपने धर्म के किसी व्यक्ति की रचना है, इसलिए वह अगर उस तरह से निष्पक्ष ना हुआ तो वही उसी रचना का गुणगान ही करता रहेगा, उसका दोष वह नहीं कर पाएगा। इसलिए आलोचक का निष्पक्ष होना सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। फिर तीसरा जो उसका गुण है वह है विस्तृत ज्ञान। समझ लो, कविता का विश्लेषण या आलोचना मुझे करनी है और मुझे अगर कविता का कोई ज्ञान नहीं है, कविता का कोई विस्तृत ज्ञान नहीं है, कविता छंदबद्ध कैसी होती है, छंद मुक्त कैसी होती है, मात्रिक छंद वाली क्या होती है, वार्णिक छंद क्या होते हैं, रस क्या होते हैं, अलंकार क्या होते हैं, अगर वो मुझे ठीक से पता नहीं है तो मैं कविताओं की आलोचना अच्छी तरह से नहीं कर पाता। इसलिए आलोचक जो होता है वह उन्हीं रचनाओं की आलोचना करता है जिसका उसे विस्तृत ज्ञान है। इसलिए विस्तृत ज्ञान होना यह जो है, यह सबसे महत्वपूर्ण बात इसके विषय में मानी जाती है, आलोचक के गुण के विषय में। फिर जो है आलोचक का चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण जो और एक गुण है वो है निर्णयात्मकता। निर्णय लेने की जो क्षमता है वह आलोचक में होनी चाहिए। निर्णय लेना पड़ता है, यह रचना अच्छी है, बुरी है, कैसी है, और उसके विषय में वह निर्णय लेता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि आलोचक एक न्यायाधीश की दृष्टि से उसको देखता है, तटस्थ भाव से है, वह निष्पक्ष भाव से है, विस्तृत ज्ञान है उसे, और उसके कसौटी पर वो क्या करता है, उस साहित्य को मंजता है, उसकी आलोचना करता है और उसका निर्णय लेता है कि यह श्रेष्ठ रचना है या नहीं, यह काव्य महाकाव्य है कि नहीं, ये काव्य महाखंड काव्य है कि नहीं, यह काव्य मुक्त काव्य है कि नहीं, गीति काव्य है, गज़ल है, क्या है, वो सारी जो चीज़ें हैं वह उसको समझना पड़ता है। इसलिए उसको निर्णय लेना पड़ता है। और फिर पांचवा गुण है उसका अभिव्यक्ति कौशल। देखिए, आपको ऐसे कई लोग हैं, आप में से भी कई ऐसे लोग हैं, समझ लो मैं आप सभी को सिनेमा दिखाने के लिए ले गया, 2-2.5 घंटे आप सिनेमा आपने देखा और वहाँ से वापस आने के बाद आप अपने दोस्तों से मिलते हो और दोस्तों को वो कथा बताते हो। ध्यान में रखना, आप अगर 10 लोग हैं और 10 लोग अगर एक ही पिक्चर देखते हैं और 10 लोग उस पिक्चर का विश्लेषण अपने दोस्तों को कराते हैं या स्टोरी बताते हैं, तो आप 10 में से कोई एक आध ही होगा जो उत्तम कौशल के साथ उस कथा को निरूपित करेगा। आलोचना करना एक अलग बात है और उस आलोचना को विस्तृत और विशिष्ट कौशल से उसको लिखना एक अलग बात है। इसलिए आलोचक जो है उसको क्या होना चाहिए, उसको कौशल होना चाहिए उसको लिखने का, कि वो किस तरह से उसे लिखे। फिर है सहानुभूति। समझ लो, कोई
कवि बिल्कुल जिसने ठीक ठाक कविता नहीं है या किसी का उपन्यास में कोई ठिकाना नहीं है तो उसको बिल्कुल चीड़-फाड़ करके उसको अनाप-शनाप कह के छोड़ देना नहीं चाहिए, बल्कि वो लेखक है या वो कवि है, उसने समय, मन, बुद्धि और इन सारी चीज़ों को लगाकर उसको लिखा है, तो उसके विषय में आलोचक को सहानुभूति भी होनी चाहिए। तो सहानुभूति अगर उसके पास नहीं होगी तो वो ठीक से आलोचना नहीं कर पाएगा। इसलिए सहानुभूति जो है यह भी एक महत्वपूर्ण गुण है जो आलोचक के हृदय में होना चाहिए। फिर 7वां है बुद्धिमत्ता। जैसे कि हमने देखा विस्तृत ज्ञान, ठीक उसी तरह से बुद्धिमत्ता, क्योंकि बुद्धिमत्ता अगर उसके पास नहीं है, वो व्यक्ति अगर बुद्धिमान नहीं है आलोचक, तो वह किसी भी साहित्य विधा से कोई भी ठीक से न्याय नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें ये बुद्धि की कसौटी पर खेली जाती है। केवल सहानुभूति से ही किसी ग्रंथ के आलोचना नहीं की जा सकती। उसके साथ साथ सहानुभूति के साथ साथ बुद्धिमत्ता होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बुद्धि की कसौटी पर वो उसको परखेगा। और सहानुभूति और बुद्धिमत्ता, उसके विस्तृत ज्ञान, उसके अभिव्यक्ति की जो कौशल है, इन सारी चीज़ों को मिलाकर वो एक बढ़िया आलोचना जो है वो हमारे सामने रख पाएगा। ठीक है। फिर 8वां है निर्भयता। निडर होना चाहिए। जैसे जज जैसा है, न्यायाधीश जैसा है, निडर होता है, वो अपना न्याय जो है, जो सामने जो सबूत आएंगे उन सबूतों के आधार पर वो न्याय देके छूट जाता है, दूर हो जाता है। क्योंकि उसे अगर पता है कि इस आदमी ने खून किया है, लेकिन उसके सामने अगर सबूत जो है वो उसके खिलाफ आते हैं कि ऐसा लगता है कि वो खूनी नहीं है इन सबूतों के आधार पर, तो जज को कितना भी लगे कि वह आदमी निर्दोष है, बावजूद इसके वो उसको सज़ा देता है। क्यों? उसका कारण ये है कि वह निर्भयता से उसका वो उत्तर दे देता है, क्योंकि सबूत के आधार पर। तो जो साहित्य की विधा है, समझ लो महाकाव्य किसने लिखा है या खंड काव्य किसने लिखा है, तो खंड काव्य की जो विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं की कसौटी पर वो खंड काव्य उतरता है कि नहीं, ये कौन देखेगा? आलोचक देखेगा। उसके पास उतना विस्तृत ज्ञान होगा और फिर वो जो है निर्भयता से बताएगा, भाई ये खंड काव्य लिखने का आपने प्रयास किया, लेकिन ये खंड काव्य नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि इसके ये विशेषता इसकी थी, ये इसमें होनी चाहिए थी, ये इसमें नहीं है। तो वो होगा उत्कृष्ट आलोचक। फिर है 9वां जो गुण है उसका, वो है गंभीरता। हर चीज़ को वो हल्के में ना ले। कभी कभी ऐसा होता है कि कई कवि लोग एक एक शब्द में इस तरह की बातें कह देते हैं, तो उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, उसे बिल्कुल गंभीरता से, जब आलोचक उस गंभीरता से उसको देखता है तो उसका उस कविता के साथ या उस नाटक उपन्यास या कोई भी विधा हो, उसके साथ वह ठीक से न्याय कर पाता है। इसीलिए गंभीरता, विषय की गंभीरता को समझने की दृष्टि जो है वह उसमें होनी चाहिए, तभी चलकर वह अच्छा आलोचक बन सकता है। और फिर 10वीं विशेषता है या गुण है उनका, वो है उत्साह। उसमें उत्साह होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे बैठा है, अरे यार जान दो क्या है उस कविता में, अरे जान दो क्या है उस उपन्यास में, इस तरह से नहीं होना चाहिए। उत्साह से उसे लगे कि नई कृति आई है, वो उससे उठाए, उसको पढ़े और उस पर आलोचना लिखे। इस तरह का उत्साह जिसमें हो, वही आलोचक जो है वह सफल आलोचक माना जाता है। और ऐसी कई विशेषताएं हैं। उसके बाद भी एक 11वीं जो है वो है अथक परिश्रम करने की क्षमता। जब उपन्यास, कहानी, नाटक जो भी उस आलोचक के हाथ में आता है, उसको उसके विषय में उसको ठीक से उसको पढ़ना, पढ़ते पढ़ते उसके जो गुण अवगुण हैं उनको अंकित करते जाना, और अंत में जब उसकी वो आलोचना लिखे अपने लेखन कौशल्य से, अपने विस्तृत ज्ञान से, सहानुभूति, बुद्धिमत्ता, विस्तृत ज्ञान, तटस्थता, सहृदयता, ये सारी चीज़ों को मिलाकर जब वो आलोचना लिखे, तो वो आलोचना जो होगा अथकता से उसको किया जाएगा। वो कोई 1-2 दिन का काम नहीं होता, कभी कभी 8-8, 10-10 दिन, कभी कभी वर्ष भी किसी आलोचना को लिखते हुए लग सकते हैं। तो अथक परिश्रम करने की जो क्षमता है वो जिसमें होगी, वही व्यक्ति उत्तम आलोचक हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक ये हमारा पाठ्यक्रम है।
लेकिन आलोचना जो है वो कितने कितने प्रकार की होती है वो मैं आपको झट बस बता देता हूँ कि जैसे सैद्धांतिक आलोचना होती है, निर्णयात्मक आलोचना होती है, व्याख्यात्मक आलोचना होती है, ऐतिहासिक आलोचना होती है, मनोवैज्ञानिक आलोचना होती है और प्रगतिवादी या मार्क्सवादी आलोचना होती है। इस तरह से आलोचना जो है अन्य प्रकार से आलोचनाएं की जाती हैं। ठीक है, इस तरह से आलोचना, ये टॉपिक हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में प्रश्न पूछ सकते हैं या अपने ग्रुप पर प्रश्न पूछ सकते हैं, आपका समाधान किया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।